हेलो एवरीवन। सो एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। सो आज के इस एक और वीडियो में बेसिकली हम 3 टॉपिक्स और लेके आए हैं। पहले टॉपिक का नाम है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ एंड डेरिवेशन फॉर रेजिस्टिविटी। देखो यार, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ पे मत जाना, मतलब कि ओम्स लॉ को प्रूफ नहीं करना है हमें। बेसिकली ओम्स लॉ के फॉर्मूले की हेल्प से हमें रेजिस्टिविटी की बेसिकली एक टाइप से जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है ओम्स लॉ की फॉर्मूले की हेल्प से। एंड सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। एंड लास्ट टॉपिक इज योर मोबिलिटी। मैं इसका साइन भी लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। इसका साइन होता है म्यू। ठीक है, तो देखो यार, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है। ये दो तो बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, अगर आप तुमको ओमिक कंडक्टर समझ आ जाएगा, नॉन ओमिक उसका जस्ट अपोजिट है, एंड मोबिलिटी भी एक छोटा सा टॉपिक है। तो आइए पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम समझते हैं, पहले टॉपिक को ना लिखते, मैं यहाँ पे सीधे स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो। अब जैसा कि हमको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर कि हमने ओम्स लॉ में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वो क्या था? V इज इक्वल्स टू योर आई आर, है ना? इतना सबको पता था कि मतलब वोल्टेज अगर बढ़ेगा एक साइड से तो उस साइड करंट भी इंक्रीज होगा, है ना? तो हमने R को क्या निकाला, एक टाइप से R कांस्टेंट लगाया बेसिकली। तो ये जो R कांस्टेंट होता है, इसको कांस्टेंट नहीं होता बेसिकली, इसको ऐसे बोला जाता है, क्या? रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको बेसिकली। तो आज की इस मेन में जो हमारा जो मोटिव रहेगा इस टॉपिक का, वो हमें ये निकालना है कि ये रो की वैल्यू फाइंड करने में, जैसे आर की होती है रो एल बाई ए, वैसे ही रो की भी अपनी एक सेपरेट एक अलग वैल्यू होती है। हमें वही चीज़ को इस बेसिकली इस वीडियो के थ्रू वही चीज़ निकालनी है। तो ये हमें पता है इतनी चीज़ें। तो देखो, एज इन प्रीवियस लेक्चर्स आई ऑलरेडी डिस्कस इन द टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक में मैंने आपको आई की वैल्यू बताई थी। क्या थी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार दोबारा। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की उसमें हमने डिराइव किया था, जो आई की वैल्यू थी वो ये आ रही थी, है ना? ये सबको पता है, ये हमें पता था। तो यहाँ पे इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या होगा? देखो, ये आ जाएगा एन ई ए वी डी बाई आर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो आर है इसको बेसिकली इधर ले आते हैं, ठीक है? देखो कैसे, ऐसे वी बाई आर इज इक्वल्स टू एन ई ए वी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो वी डी है इसको भी ओपन कर देंगे। वी डी क्या आया था हमारा? वी डी क्या आया था हमारा? वो ऐसा कुछ आया था, है ना? ये ए टाउ एवरेज। बेसिकली हम ए टाउ एवरेज नहीं लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे सीधा ए टाउ, टाउ मतलब बेसिकली एक टाइप से क्या है, मैं लिख देता हूँ दोबारा, टाइम पीरियड। बेसिकली एक तरह से टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़, ठीक है? टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, टाउ एज सच कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम पीरियड है बेसिकली, दो चार्जेस के बीच कोलिजन्स का, है ना? ये रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है इसको। और ये क्या है? एक्सेलरेशन, है ना? तो अब मैं यहाँ पे वी डी की जगह ये लिख देता हूँ, ठीक है? लिख दो वी बाई आर इज इक्वल्स टू एन ई ए स्मॉल ए टाउ। ठीक है, अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन की भी एक वैल्यू निकाली थी हमने, किसकी मदद से? फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ बाय कंपेयरिंग दिस फोर्स विद इलेक्ट्रिक फोर्स। इन दोनों को इक्वेट करके, है ना? क्या आया था आंसर? ए इज इक्वल्स टू ई कैपिटल ई बाय एम, राइट? ये आया था ना एक्सप्रेशन, इसकी मदद से हमें ये एक्सप्रेशन मिला था। सो अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह ये वाली वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो क्या होने वाला है, देखो v बाई आर इज इक्वल्स टू एन ई ए टाइम्स एक्सेलरेशन की वैल्यू ई कैपिटल ई बाई एम, बाहर से टाउ भी था, ठीक है? ऐसा हमने कुछ नहीं चेंज किया, हमने बस सिर्फ एक्सपैंड किया, वी डी को भी एक्सपैंड करके ये आया, एंड एक्सेलरेशन को एक्सपैंड करके ये आया, दैट्स इट। और हमने ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ नहीं करी। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स लेंथ, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स लेंथ या डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस ही समझो या लेंथ समझो, जो तुम्हें सही लगे। देखो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स लेंथ ओवर, अब V की जगह इस यहाँ पे V, इस V की जगह यहाँ पे पुट कर दो इस वैल्यू को, क्या होगा? अब देखो, अब एक चीज़ देखो, मैं पहले पूरे लिख देता हूँ, ठीक है? तब दिखाऊंगा आपको, रुक जाओ एक सेकेंड। ये ओके, आई होप सो आपको ये नीचे दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ।
ओके विजिबल, ओके। देखो इस साइड का ई और इस साइड का ई आपस में कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जगह तो बचे नहीं मेरे भाई, तो मिटाना पड़ेगा कुछ। चलो एक काम करो, मैं बता देता हूँ कहाँ से नोट करना है। पहले ये नोट करो, फिर ये लिखो, फिर ये देखो ये चीज़ बीच में मत लिखना, इसको साइड साइड में नोट कर लेना, बीच में मत लिखना, ठीक है। कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमें पता थी इसलिए मैंने ये साइड में लिखा है। तो मैं इसको पहले ही अलग लिख देता हूँ ऐसे, ये मतलब ये चीज़ हमको एक टाइप से गिवन थी, ठीक है। ये मैं अलग चीज़ है, बेसिकली जो हमारा मेन पार्ट है वो ये है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको भी कर सकते हो अपने के लिए ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, लेकिन बेसिकली हमें ऐसे चलना है, इधर से होते 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 यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद वाला पार्ट मैं तब बताता हूँ आपको, आप पहले इतना नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने ये जो पार्ट है ये नोट कर लिया होगा। चलो एक काम करते हैं भाई, हम ये वाला पार्ट मिटा देते हैं ऊपर का, ठीक है। मिटा दूँ, ठीक है। जिसने भी नोट नहीं किया हो वीडियो को पीछे करके पॉज करके नोट कर सकता है, ठीक है। मैं इतना पार्ट मिटा रहा हूँ, पूरा इतना, ठीक ठीक है भाई। देखो अब क्या होगा, हम इसको ले आते हैं, देखो ई से ई कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, एल बाई आर इज इक्वल्स टू योर एन ई ए ई टाउ बाई एम। और ई से ई मल्टीप्लाई होकर एन ई स्क्वायर आएगा, तो कैसा बनेगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम, है ना, सिंपल। अब क्या होगा, ये जो एल है ये इधर चला गया, ठीक है भाई, भेज दो। 1/r इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल, ठीक है। अब एक काम करो, आर को ऊपर ले जा लो, ये वैल्यू भी इनवर्स हो जाएगी, आर इज इक्वल्स टू एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात। अब एक लास्ट पार्ट बचा है इस वाले इस टॉपिक का। देखो ये वाली चीज़ को भी तुम ध्यान से देखो, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 एंड वी नो। अब मैं इसको भी मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट भी मैं मिटा देता हूँ। अब चलो यहाँ पे लिखता हूँ उस बात को, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में तुम्हें काफ़ी चीज़ें सिमिलर लग रही होंगी। अब आप बोलोगे क्या भाई, देखो ये है ना, ये एल वाई इधर भी है, एल वाई इधर भी है, लेकिन ये क्या है, इसके जस्ट एग्जैक्ट इक्वल लग रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ये रो है ये इस पूरी एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ के जस्ट इक्वल है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमें क्या पता चल रहा है, जो रो है hence resistivity is equals to your m over n स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो ये हो चुका है प्रूफ्ड, ठीक है, ये हो चुका है प्रूफ्ड। तो क्या आई वैल्यू, रो की वैल्यू आई m ओवर n स्क्वायर टाउ, बेसिकली एक टाइप से क्या है, कांस्टेंट भी है, ठीक है। हैंस वेयर रो इज इक्वल्स टू योर कांस्टेंट, ठीक, रो इज इक्वल्स टू योर कांस्टेंट। फॉर्मूला आया आपके सामने, मैंने डिराइव कर दिया, ठीक है। वेयर आई डिराइव द फॉर्मूला लाइक दिस, ओके। तो ये टॉपिक हो चुका है ख़त्म। तो चलो मैं काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, यहाँ पे इतना नोट कर लो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। सो होप करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिकली डेरिवेशन दी, ठीक है। अब हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो चलो फिर मैं ये पार्ट मिटा देता हूँ, ठीक है, ये पूरा पार्ट मिटा रहा हूँ मैं अब, और इसको भी मिटा देता हूँ, ये हमने कर लिया ना क्लियर, ठीक है। चलो ठीक है भाई, ओके सर। चलो अब हम क्या, अब हम पढ़ते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओमिक एंड ओमिक कंडक्टर लिख देता हूँ पहले, सही है। पहले ओमिक कंडक्टर को समझ, देखो ओमिक कंडक्टर अगर समझ आ गया तो नॉन ओमिक भी आ जाएगा। मतलब बेसिकली एक टाइप से एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब जो ओमिक होगा उसका मतलब क्या है, देखो समझो, मतलब कि मान लो ये उस कंडक्टर का क्या ग्राफ बन रहा है, मतलब एक टाइप से है ना, ये ग्राफ बन रहा है ऐसा, मतलब ये। अब देखो ग्राफ कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ के, देखो कैसे मान लेते हैं, इसको v मानो या फिर i मानो, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस बीच में ऐसे है। तो मतलब कैसे होगा, देखो इसका अगर हम ग्राफ की निकालना चाहें कैसे निकालेंगे, देखो कैसे, मान लो ये वैल्यू इधर आ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल बन जाएगा, ये वैल्यू इसके बराबर, ये i मानो इसे, ठीक, और ये बन जाएगा v, इसको मान लो थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर आएगा, tan थीटा किसके बराबर आएगा,
आई वी बाई आई, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आई बाई वी भी ले सकते हो, ठीक है, आई बाई वी भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आई बाई वी भी ले सकते हो, ठीक है। तो टेन थीटा के इससे लगा के आई बाई वी आ गया, दैट्स इट। और यहाँ पे आर आ जाएगा, आर के मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अपोजिट भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। इसको छोड़ो, अब यहाँ जो मेन टॉपिक समझने का है वो है ओमिक कंडक्टर है। तो देखो ओमिक कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, देखो मतलब कि ऐसा कंडक्टर, मैंने क्या बोला, ऐसा कंडक्टर जो जो क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा किसी भी टेम्परेचर पे और एट अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ओमिक कंडक्टर इज अ टाइप ऑफ अ कंडक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ for a given range of temperature, for given range of temperature, ठीक है। देखो ग्राफ का मैंने शायद अभी थोड़ी सी एक लिटिल बिट मिस्टेक करी, वो क्या, जो ये v है ये ऊपर रहता है, i नीचे रहता है, ठीक है, ये ऐसा लाइक दिस, ठीक है। तभी ग्राफ पता कैसा बनता है, देखो मैं बताता हूँ, मुझे अभी समझ आया कि हाँ वहाँ पे गलती हुई थोड़ी सी, ठीक है। देखो ऐसे, ये क्या हो जाएगा, v बाई आई, अब tan थीटा लगा दो, देखो थीटा ये आनेगा, है ना, v इधर है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ये बेस ये लगा दो v बाई आई, और tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, इस पूरे r के बराबर, तो r हो जाएगा लाइक दिस। सो मतलब इसके हेल्प से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं बेसिकली रेजिस्टेंस का, इसके लिए, ठीक है, सिंपल। तो देखो ये आएगा वैल्यू बेसिकली ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर्स होते हैं कि जो मतलब कितना भी टेम्परेचर रख दो उस कंडक्टर का, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर में रख दो, वो क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो करता रहेगा किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो ये रेजिस्टेंस है ये ऐसा चेंज हो गया या ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, राइट, मतलब कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द टाइम पीरियड। तो उसको बोला जाता है ओमिक कंडक्टर। होप्स आपको समझ में आया होगा ओमिक कंडक्टर, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है भाई, वही जस्ट इसका अपोजिट होगा जो फॉलो नहीं करेगा, है ना, सिंपल। तो अब हम एक काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये इतना नोट कर लो, ठीक है। सो आई होप आपने जो पार्ट है नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है, यही टॉपिक तो हमने पढ़ ही लिया वैसे भी, एक ही टॉपिक बचा है। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब बचा क्या, नॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बचा हुआ टॉपिक के नाम नॉन ओमिक कंडक्टर। तो बेसिकली अब मैं मान लेता हूँ ये ग्राफ है, ठीक है, उस नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ बना देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, ये v बाई आई ऐसे, आर ऐसे। अब मान लो कि इस a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक उस नॉन ओमिक कंडक्टर ने ओम्स लॉ को फॉलो किया, ठीक है। a से b तक मैं उसको ओमिक कंडक्टर की रेंज में रखूँगा, किस में, मतलब ओमिक कंडक्टर कोई ओमिक कंडक्टर ही होगा, क्यों, क्योंकि वो इससे इधर से लेके इधर तक एकदम मतलब वैलिड कर रहा है, मतलब कि उसको ओम्स लॉ को, बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला ओम्स लॉ का, ये ना, v इज इक्वल्स टू आई आर लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। तो इसको मैं बोल सकता हूँ a पॉइंट से b पॉइंट तक जो कंडक्टर था वो बेसिकली ओम्स लॉ को अच्छे से फॉलो कर रहा था। लेकिन b पॉइंट के बाद हुआ क्या कि वो उसने क्या कर दिया, उसने अपना पाथ चेंज कर दिया। पाथ चेंज कर दिया का मतलब क्या होता है कि उसने ओम्स लॉ को बेसिकली फॉलो करना बंद कर दिया। तो यहाँ तक मान लेता हूँ मैं, b पॉइंट से c पॉइंट तक क्या हुआ, b पॉइंट से c पॉइंट तक, मतलब b पॉइंट के बाद वो बेसिकली नॉन ओमिक कंडक्टर बन गया। नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब कि ओम्स लॉ को उसने फॉलो करना बंद कर दिया, तो उसको बोला जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। अब देखो ये लाइन कैसी भी जा सकती है भाई, या तो ऐसे भी चली जाएगी, या तो ऐसे चली जाएगी, या तो ऐसे चली जाएगी घूम के, या ऐसे चली जाएगी। ये मैंने बस आपको अच्छे से समझाने के लिए बताया कि नॉन ओमिक कंडक्टर आखिर किस तरीके से होता है, मतलब, है ना, मतलब जो ओम्स लॉ को तब अच्छे से फॉलो नहीं करता, मतलब, है ना। अरे जैसे तुमने पढ़ा हुआ है यार, नाइन्थ में नहीं पढ़ा तुमने कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये ऐसा स्ट्रेट होता है, मतलब, है ना, चेंज नहीं होती वैल्यूज की थ्रू आउट द टाइम। वैसे ही मतलब कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था, अचानक से बी पॉइंट के बाद क्या हुआ, वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो गया, चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। सो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको हम बोल रहे हैं, हम उसको नॉन ओमिक कंडक्टर की रेंज में रखते हैं तब, इसीलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडक्टर which do not follow Ohm's law for given range of
टेम्परेचर, ठीक है, जो कि गिवन किसी भी टेम्परेचर पे ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, मतलब ठीक है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक फॉलो ही करेगा हमेशा, नहीं, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है ग्राफ, ठीक है। बेसिकली वो क्या हो जाएगा, एक ऐसे नॉन ओमिक कंडक्टर बोला जाएगा उसको। अगर ऐसा स्ट्रेट ग्राफ होगा तो वो क्या होता है, ओमिक कंडक्टर होता है, बेसिकली उसको बोला जाता है ओमिक कंडक्टर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ यहाँ पे, इतना नोट कर लो, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको पूरा रब करने वाला हूँ। हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इस लेक्चर का मोबिलिटी, तो उसको अब हम स्टडी करके इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे एंड। देखो इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब मोबिलिटी को अच्छे से स्टडी करते हैं। अब देखते हैं मोबिलिटी क्या होता है, ठीक है। मोबिलिटी क्या होता है, देखो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ उसको क्या होता है। इट इज डिफाइंड as a drift velocity developed per unit इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये वेक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मानो उसको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है वो अलग चीज़। तो मतलब क्या है मोबिलिटी से मेरे कहने का, कि म्यू जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलपिंग पर यूनिट दी टाइम्स ऑफ या पर यूनिट दी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि मोबिलिटी क्या होता है बेसिकली, कि जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप हो रहा है किसी कंडक्टर में विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है बेसिकली। और एक और चीज़ देख सकते हैं इसमें हम, कि जो मोबिलिटी होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट इन्वर्स होता है, मतलब एक टाइप से, है ना। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, और इसका मतलब क्या है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बहुत बढ़ेगी, सिंपल। सो आई होप आपको जो ये छोटा सा लेक्चर है, ये 3 टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।